जी हाँ दोस्तों, 22 साल की उम्र में आपको 12 से 15 हज़ार रुपये महीना कमाना है या फिर 22 साल की उम्र में आपको 50 से 60 हज़ार रुपये महीना कमाना है। वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तरुण चौहान और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ आपके कैरियर ऑप्शन के बारे में। यानी कि आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप 12th पास आउट करते हैं तो आपके लिए कैरियर ऑप्शन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को स्किप किए बगैर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है और आज की इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखिए। तो चलिए चलते हैं, आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं उस चीज़ के लिए हम आगे अपनी बात को रखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी 12th पास आउट की होगी या फिर बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होगी। अब उनके सामने एक सबसे बड़ा जो ऑप्शन, सबसे बड़ी जो क्वेश्चन आता है वो यही है कि अब क्या होगा, अब आगे क्या करना है। तो सेम थिंग्स जो है आप ही के साथ नहीं, ये सबके साथ यही होता है, मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मैं आपको आज ऐसी दुविधा से बाहर निकालने के लिए आज मैंने आप जो स्पेशली जो वीडियो बनाई है वो इसलिए बनाई है ताकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए, आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाए कि मुझे ये काम करना है, यहाँ से करना है। मैं एक बार फिर से रिटर्न होना चाहूँगा अपने फर्स्ट जो आपने मेरा पेज देखा था कि 22 की उम्र। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आप अगर एक टाइम लिमिट के अंदर जल्द से जल्द करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। यानी कि कैरियर बनाने की केस में बात करूं, अगर आप जल्द से जल्द अपना कैरियर बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आज के टाइम को देखते हुए, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है मार्केट में, हर जगह आप किसी भी कोर्स में चले जाओ वहाँ पर आपको भीड़ मिलेगी। तो ऐसे में अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं कि हम अच्छा कमाएं। और जो मैंने आपको अमाउंट बताया 50 to 60,000, ये मजाक बात नहीं है, ये सीरियस है। बिल्कुल आप इतना कमा सकते हैं। अब इसको करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं आपको बताता हूँ, वो है आपका फॉरेन लैंग्वेज कोर्स। लेकिन इस फॉरेन लैंग्वेज कोर्स से पहले मैं आपको बता दूँ, आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बीए करा होगा यूनिवर्सिटी से, या फिर बीएससी या आपने बीकॉम किया होगा, या जिसने बीसीए में एडमिशन ले लिया, एमबीए में एडमिशन ले लिया। तो जो बीसीए एमबीए वाले हैं ये तो ठीक है, आईआईटी में एडमिशन ले लिया, ये तो अपना कुछ ना कुछ करके निकल ही जाएंगे एट दी एंड। बट इनके केस में भी ये है कि इनको भी इतना स्टार्टिंग में इतना अच्छा पैकेज नहीं मिल सकता जितना अच्छा पैकेज जो है वो आप एक फॉरेन लैंग्वेज कोर्स को करके आराम से उठा सकते हो। मतलब आप समझ रहे हो कि आपकी अगर आप ये कोर्स करते हैं फॉरेन लैंग्वेज तो आपकी जो स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर आपको कंपनी हायर करती है 40 to 45,000 के बीच में। ये एक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पैकेज है, क्योंकि इतने पैकेज तक आते आते अदर शायद आप अदर कोर्स में अगर कहीं हो गए तो वहाँ पर इतने पैकेज पे आते आते आपको आराम से 7 से 8 साल बड़े आराम से लग जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में इतना मिल रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आप 1-2 साल बाद फिर कहाँ होगे, राइट। तो हम चलते हैं आगे फिर इसी बारे में बात करते हुए कि हम ये कोर्स हैं, फॉरेन लैंग्वेज कोर्स है। तो फॉरेन लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी कोर्सेज होते हैं, तो वो कौन कौन से कोर्स हैं, क्या आपको करना चाहिए और आप वो कोर्स कहाँ से करोगे, उसकी फ़ीस क्या होगी, कितना आप इनपुट करोगे, कितना उसका आउटपुट मिलेगा, आपको क्या क्या करने की ज़रूरत होगी, आपको सब A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करके हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, एक अपना अच्छा ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। तो फॉरेन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो अगर हम टॉप 3 या 4 लैंग्वेजेस की बात करूँ तो उसमें सबसे पहले आती है आपकी मैंडेरियन चाइनीज़। सबसे जो वर्ल्ड की टफेस्ट लैंग्वेज में आती है वो चाइनीज़ है। देन सेकंड वन इज़ अरेबिक एंड थर्ड जो है वो आपकी जापनीज़। क्योंकि मैंने जापनीज़ की है इसलिए मैं आपको जापनीज़ के बारे में अच्छे से ब्रीफ कर पाऊँगा। ठीक है, इसके अलावा अगर ये कोई मैंडेटरी नहीं है आपके लिए, कंपलसरी नहीं है कि आपको सिर्फ जापनीज़ ही करनी है, बहुत सी अदर लैंग्वेज भी हैं जो आपने सुना होगा। जर्मन है, आपने फ्रेंच सुना होगा, स्पेनिश सुना होगा, तो ये लैंग्वेजेस भी अवेलेबल हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा, मेक श्योर कर लेना अगर आप कोई भी लैंग्वेज कोर्स करने जाएँ तो लाइक आप जा रहे हो जिस भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप मेक श्योर कर लें, आप उसके बारे में अच्छे से जान लें। मैं यहाँ पर जो टॉप 3 या 4 लैंग्वेज बता रहा हूँ वो ऐसी लैंग्वेज है कि जिसका स्कोप अभी अच्छा है, फ़िलहाल में हम बताएं तो अच्छा स्कोप है। आप करके आप अच्छे से अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ देख सकते हो, आप अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हो। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे वो है जापनीज़ लैंग्वेज के बारे में। तो जापनीज़ लैंग्वेज आप कैसे कर सकते हो, कहाँ से करना ठीक रहेगा, जापनीज़ लैंग्वेज कर लेने के बाद आपका काम क्या होगा, आपको कंपनीज़ में क्या करना होगा, तो और इन सबको पूरे कोर्स को करने में कितनी फ़ी लगेगी, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और फाइनली आपको क्या क्या एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जापनीज़ लैंग्वेज को आप करेंगे कहाँ से, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे।
वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक बार इस बार काम बता देता हूँ कि जब आप जापानीज़ लैंग्वेज कर लेंगे या कोई भी लैंग्वेज कर लेते हैं तो आपका बेसिकली काम जो होता है वो किसी कंपनी में कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी होगी, उसमें आपका काम होता है सबसे पहली चीज़, ये बहुत ही रेपुटेड जॉब है। आप ये सोचो कि ये लैंग्वेज करके हम तो ऐसे ही हैं कि आराम से कहीं पे भी कहीं चले गए, पता नहीं हमारी क्या रेपुटेशन होगी। तो भाई मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि लैंग्वेज करने के बाद आपको ऐसा नहीं सोचना कि बहुत अच्छी रेपुटेड जॉब होती है। आप किसी कंपनी में जा रहे हो, सपोज़ आप किसी जापानीज़ के अंडर में काम कर रहे हो, तो जितने भी इंडियंस मेंबर होंगे उनका टॉप जो होगा वो जापानीज़ ही होगा। तो यानी कि आप एक टॉप बंदे को, टॉप लेवल के पर्सन से आप रिपोर्टिंग करेंगे, तो आपका जो लेवल है वो उसके एवरेज लगभग माना जाएगा, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग उसे है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत रेपुटेड जॉब है। आपको ऐसा भी नहीं कि आपसे 24 मतलब पूरे 8 आवर्स या 9 आवर्स आपसे काम करवाया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जब ज़रूरत है तो आपको काम वहाँ पर आपको करना है, अपनी स्किल्स का यूज़ करना है। तो ये तो बात थी हमारे काम की। अब हम बात करते हैं कोर्स की, कि कोर्स हम किस तरीके से करेंगे। तो गाइज़, जब आप जापानीज़ लैंग्वेज सीखने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी नहीं पता चली थी, मुझे बाद में पता चली थी। तो जब आप लैंग्वेज करते हो, स्पेशली जापानीज़, तो आपको किस बिहाफ पे किसी भी कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करने के लिए एप्लीकेबल समझा जाता है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। वो है एक एग्ज़ाम जिसका नाम है JLPT, यानी कि जापानीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे भी लिख रखा है। ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो जापान फाउंडेशन, जो एक लाइब्रेरी है दिल्ली में, ठीक है, यही कंडक्ट करता है। और साल में ये 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, एक बार जुलाई में और एक बार दिसंबर में। तो जुलाई के फर्स्ट वीक ऑफ संडे में, एंड जो दिसंबर होता है उसके भी फर्स्ट वीक जो होगा उसके संडे को इसका एग्ज़ाम होता है हमेशा, ये डिसाइडेड है, ठीक है। तो एक ये एग्ज़ाम होता है। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं लेवल, इसके अंदर कुछ लेवल्स होते हैं, 5 लेवल जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, N1, N2, N3, N4, N5। अगर सीरीज से देखा जाए तो ये ऐसे सिक्वेंस से चलते हैं, बट इसमें उल्टा होता है। इसमें जो सबसे पहला जो लेवल आप सीखोगे वो N5 होगा, यानी कि बेसिक जो है वो N5 से है। N4 पे आओगे तो आप इंटरमीडिएट की तरफ चलोगे, N3 आपका इंटरमीडिएट हो जाता है, N2 आपका इंटरमीडिएट प्लस एडवांस हो जाता है, और N1 आपका प्रॉपर एडवांस, यानी प्रॉपर जापानी आप बन जाते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से इसके अंदर लेवल वाइज पढ़ाई होती हैं। अब अगर आपके पास जापानीज़ का JLPT N5 सर्टिफिकेट है, एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है, अगर आप क्वालिफाइड कर चुके हो उसे, तो आप इसके बिहाफ पे आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। हालांकि N5 पे तो बहुत रेयर है कि जॉब नहीं मिलती आपको। N4 पे भी अब बहुत, क्योंकि कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से N4 पे भी बहुत रेयर है, कहीं एक आध कंपनी है जब मिल जाती है। N3 आज की डेट में N3 तो कंपलसरी है, एंड N2 अगर आपके पास है तो बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड है, और N1 है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है इसके अंदर वैसे एग्ज़ाम तो कई तरीके के होते हैं। एक JLPT जो सबसे टॉप होता है, और जिसकी आपने कभी आप जब पढ़ने जाएंगे इसमें तो आप लोगों से ये कहते हुए भी सुनेंगे JLPT एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल एग्ज़ाम होता है। उसके बाद अब फ़िलहाल में आजकल एक एग्ज़ाम और ट्रेंड में चल रहा है, वो है नेट का एग्ज़ाम, ठीक है। इसके अंदर भी लेवल इक्वली होते हैं, N5, N4, N3, N2। नेट में और JLPT में डिफरेंस ये है, JLPT साल में 2 बार होता है, और नेट जो होता है वो हर 2 महीने के बाद होता है, ठीक है। तो आप हर 2 महीने बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं। फीस भी ऑलमोस्ट सेम रहती है। JLPT के एग्ज़ाम का रिजल्ट अराउंड 1 मंथ में आता है, और इसका अराउंड 20 डेज़ के अंदर आता है, ठीक है। तो ये तो इनका सिनेरियो है। चलिए, ये फिर आपको ये चीज़ नहीं पता चल गई ना कि हम कैसे नेट एंड JLPT एग्ज़ाम, ये है। एक एग्ज़ाम और होता है इसके अंदर, JFT जापान फाउंडेशन टेस्ट। तो वो इतना ज़्यादा मतलब फेमस नहीं है इतना, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम है वो यही है, आपके JLPT एंड नेट। अगर आपके पास JLPT एंड नेट है, इनमें से कोई सा भी आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप एलिजिबल हैं, आप कैपेबल हैं, आप किसी भी कंपनी में जाकर के इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। क्योंकि बहुत सी कंपनी अब नेट के लिए भी मांगती है, नेट कैंडिडेट भी मांगती है, जिनका नेट क्लियर है वो आ सकते हैं। तो ये तो बात थी एग्ज़ाम की। अब हम बात करते हैं कि हम कोर्स को कैसे करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट कौन से सही रहेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, अगर आप चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने खुद पढ़ाई की है, जहाँ पर आपको नॉट अ लेवल वाइज बल्कि वहाँ पर आपको कल्चरल वाइज पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर मैंने 3 इयर्स पढ़ाई की, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, नॉर्मल इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे तो आपको 3 साल या 4 साल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले जो हैं वो आपको 6-6 महीने के कोर्स करवाएंगे, यानी कि 6 महीने में N5, 6 महीने में N4, 6 महीने में N3। अभी आपके ऊपर है कि आप
6 मंथ में उनको निकाल पाते हैं या नहीं। अगर आप निकाल लें तो ठीक है, नहीं निकालते तो फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसकी फ़ीस। तो फ़ीस की मैं बात करूं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इसकी फ़ीस अराउंड मेरे हिसाब से कम बताऊं तो 15,000 से लेकर के कम से कम 18,000 तो है ही है। इससे कम तो आप सोचिए ही मत, ठीक है। क्योंकि मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, तो जब मैंने पढ़ाई की थी 2016 में, तब मेरी फ़ीस थी 27,000 रुपीज़, 27-26 के करीब। तो अब तो वैसे भी GST वीएसटी ऐड होकर के वो अराउंड 30 के करीब चला गया है। तो ये मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ कि इतनी फ़ीस अभी चल रही है मार्केट में। आप अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर N5 लेवल निकालने के लिए किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आप उन्हें 15,000 रुपीज़ देंगे। उसके बाद आपका एग्ज़ाम आएगा, आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, अगर आप पास हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होते तो फिर आपके 15,000 रुपीज़ एक तरीके से वेस्ट हुए। और आप अगेन चाहते हैं कि मैं दोबारा से पढ़ाई करूं, दोबारा से उस इंस्टीट्यूट में जाऊं, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होगा वो हटा करके बाकी दोबारा आपसे उतना ही अमाउंट फिर से चार्ज करेंगे, यानी कि अराउंड वही आपका 18,000 रुपीज़ दोबारा से वो लेंगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे एक बार में निकालें या फिर आप उसे रिपीट करें या फिर आप उसके बाद सेल्फ स्टडी करके निकालें, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दी कोचिंग की फ़ी, ठीक है। तो ये कम से कम फ़ी बताइए मैंने, ज़्यादा बताऊँ अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे तो ये अराउंड बैठ जाएगा आपका 29 से 30,000 रुपीज़, ठीक है। तो पैसा है, पैसा लग रहा है इसमें डेफिनेटली, ये भी आपको यहाँ पर आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ कि अगर आप इनमें से ये लेवल क्लियर करते हैं, ऐसा नहीं है कंपलसरी कि हम सिर्फ ट्यूशन लगाएं तभी हो सकता है। बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी है, जापान फाउंडेशन जाकर के लाइब्रेरी है वहाँ से पढ़ाई की और खुद सेल्फ स्टडी करके उन्होंने अपने लेवल क्लियर किए। और आज मेरे बहुत से ऐसे नॉन में ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आज मेरे साथ MNCs कंपनी में जिन्होंने काम कर लिया और जो अभी फ़िलहाल IT कंपनी में काम भी कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको सिर्फ किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ही पढ़ना है, वहाँ से पढ़ने के बाद ही आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। मेन चीज़ मेरा कहना क्या है कि आप ये कोर्स है, ठीक है, इस तरीके का ये एग्ज़ाम है आपके, ये एग्ज़ाम करने के लिए आपको जो है अपना कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको इंस्टीट्यूट देखना होगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको प्रॉपर्ली तरीके से चीज़ें करनी है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की कि जो कैपेबल नहीं है, भाई इतना फ़ी पे नहीं कर सकते, कोर्स क्या है उनको पता नहीं है। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा एट दी एंड कि आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अब सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, ठीक है। सारी चीज़ें बताऊँगा प्रॉपर्ली कि आप किस तरीके से उसे करेंगे। तो एक तो ये तरीका था जो मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट का बताया आपको कि प्राइवेट आप इस तरीके से पढ़ेंगे और इस तरीके से आप अपनी कंप्लीट कर पाएंगे स्टडी। एक दूसरा तरीका भी है, वो है आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस, यानी कि DU के अंदर भी जापानीज़ लैंग्वेज कराई जाती है और आपका JNU के अंदर भी लैंग्वेज कराई जाती है, जापानीज़ लैंग्वेज। JNU स्पेशलिस्ट है इस चीज़ के लिए। तो अब वहाँ पे प्रॉब्लम सारी यही आती है कि आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके मार्क्स कितने अच्छे आए हैं, फिर उसके बाद आपकी कट ऑफ लिस्ट निकलती है, तब तक आप वेट करेंगे। दैन उसके बाद आप ईयरली बेसिस वहाँ पे कोर्स का कुछ हिसाब है, आई थिंक 2 ईयर्स और 3 ईयर्स समथिंग आप ऐसे करेंगे वहाँ पे, तब जा करके आप लैंग्वेज सीखेंगे। लेकिन एट दी एंड उसके बावजूद भी आपको JLPT देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। आपके पास अगर डिग्री है या आपके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है DU का या किसी और यूनिवर्सिटी का, तो वो वैलिड नहीं है। तो मेनली जो मैं कहना चाहता हूँ आज की इस वीडियो में वो यही है कि आप इस कोर्स को इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं बाद में लास्ट में जो बात कह रहा था आपसे कि वे स्टूडेंट्स, वो लोग जो कुछ ना कुछ एडिशनल काम कर रहे हैं, मैं ये भी एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे अब देखा जाए आज के टाइम में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो मैं कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए यही बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ आप लैंग्वेज करते हैं तो वो इनफ नहीं है। आप अगर लैंग्वेज के साथ कुछ कोर्स करते हैं, कोई IT का कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई टेक्निकल है पर्सन, तो आपके लिए बहुत अच्छा वेल एंड गुड रहेगा। सपोज़ मान लीजिए आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है, आपने BTech कर रखी है, आप किसी कंपनी में हैं, आप जापानीज़ पढ़ना चाहते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसका आपको प्लस पॉइंट ही मिलना है, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि मैं लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे था और मैंने देखा कि मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग थे जो इंजीनियर थे, जिनके N4 क्लियर थे और उनको सिर्फ N4 क्लियर होने के बिहाफ पर उनको उनकी सैलरी में 5,500-6,000 का हाइक दे रखा था, सिर्फ वो सर्टिफिकेट का। हालांकि वो बात अलग है कि उनको पढ़ने में कैसे थे कैसे नहीं, तो वो तो चीज़ डिफरेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके साथ में एक आपकी एडिशनल स्किल भी होनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप कोई टेक्निकल हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, तो आप लैंग्वेज सीख सकते हैं साइड बाय साइड। और अदरवाइज़ अगर आप स्टूडेंट की आपको फ़िलहाल एज ऑफ नाउ समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो आप सीधे लैंग्वेज कर सकते हैं।
बाद में अपने लैंग्वेज क्लियर होने के बाद आप कोई आईटी कोर्स या कोई भी बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं वो आप कर सकते हैं। आईटी कंपनी में भी बहुत अच्छा स्कोप रहता है इसका। तो ये सारी चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर। लास्ट में बताना चाहूँगा कि वो सभी स्टूडेंट जो इसे सेल्फ स्टडी के थ्रू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कह दूँगा कि भाई मुझे आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो नीचे दे रखी है इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप मुझे सिलेबस से रिलेटेड सारी क्वायरीज़ आपकी मैं सॉल्व करूँगा कि क्या सिलेबस होगा, मैं आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा सकता हूँ यहाँ पे, तो आप सारा सिलेबस यहाँ से ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अब बात आती है पढ़ाने की। तो पढ़ाने के लिए भी मैं आपसे ये कहूँगा कि मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया है न्यू, तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा। और आप यहाँ से मेरे चैनल के थ्रू आप पूरी लैंग्वेज कोर्स जो है एटलीस्ट N5 लेवल जो है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है, कोई पूछना है, कुछ क्लियर करना है, तो आप, मैंने जैसे अभी बताया था आपको, इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से आपके सारे डाउट्स मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो ये सारी चीज़ें, ऑनेस्टली एक बात बताऊं यार कि लैंग्वेज करके ये मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं जहाँ तक अभी तक मैंने जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है वो यही था कि बहुत अच्छी जॉब है, बहुत रेपुटेड आप कह सकते हो, एक इज्जत वाली जॉब है कि जिसको करके आपको ये फील नहीं होगा कि यार मैंने कुछ लॉस किया है, मैंने कुछ गंवाया है, बल्कि आपको खुद पे ही प्राउड फील होगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, एटलीस्ट मेरे अंदर कुछ है। क्योंकि आपने जो चीज़ सीखी है वो अदर से बिल्कुल अलग है। तो ये था फॉरेन लैंग्वेज कोर्स जिसके अंदर आप जापानीज़ लैंग्वेज सीख सकते हैं। और जापानीज़ लैंग्वेज सीखने के बाद आप अपनी सैलरी, मेन चीज़ मेरा फोकस था यहाँ पे सैलरी, तो सैलरी तक जाने से पहले आपको अपना पूरा इसके बीच में जो रास्ता है ना इससे गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इतनी अच्छी सैलरी तक जा पाओगे। और ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो आप जा करके यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि जापानीज़ इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर, या 2 वैकेंसीज़ होती हैं, इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर। तो इन 2 वैकेंसीज़ के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं इनकी सैलरी क्या होती है। तो जैसे मैंने आपको 50-60,000 बताया, यानी कि ईयरली जो हो गया आपका 6 लाख 7 लाख, ये आपका स्टार्टिंग में है। आप जैसे जैसे बढ़ते चले जाओगे, मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं जिनकी सैलरी जो पैकेज है वो 12 लाख ईयर के हैं, 13 लाख हैं, 14 लाख हैं, 19 लाख तक हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी जापानीज़ है, आप कितना अच्छा कर सकते हो, तो उसी बिहार पर आप पैकेज भी अच्छा उठा सकते हो। अगर अब आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ लैंग्वेज कोर्स करना चाहिए तो देर मत करिए, बहुत जल्दी करिए इसको स्टार्ट, ताकि आप अपने आने वाले समय को सही से यूटिलाइज़ कर सके और अपनी अच्छी अर्निंग सोर्स को आप पा सके, हासिल कर सके। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, अब ये रेपुटेड जॉब कैसी है, तो इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हो कि कई बार MNCs कंपनी जो होती हैं वहाँ पर आपको ट्रेनिंग पर्पस या किसी और पर्पस से कंपनी किसी भी काम से आपको जापान जाने का मौका भी मिलता है, यानी कि फॉरेन कंट्री जाने का भी मौका मिलता है। और ये सारा कुछ जो होता है वो कंपनी की तरफ से होता है, आपको कुछ भी करने की एडिशनल में ज़रूरत नहीं होती। आपका रूम से लेके, होटल से लेकर, खाने पीने से लेकर हर चीज़ की जो फैसिलिटीज़ होती है वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और उससे भी बड़ी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार जापान वीज़ा जो आपके लिए लगता है, तो जापान का वीज़ा इतना ईजिली हर किसी को मिलता नहीं। अगर आप नॉर्मली उसके लिए अप्लाई करोगे तो इतना जल्दी नहीं मिलता। तो जापानीज़ वीज़े की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। और अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है भाई कंपनी के थ्रू कहीं जाने के लिए, तो आप ये मान लीजिए कि जापानीज़ वीज़ा होने का मतलब कि आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में आराम से जा सकते हैं, ईजिली जा सकते हैं, कोई रोक टोक आपसे नहीं करेगा। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, मैं इन्हीं सारे बेनिफिट्स की बात आपसे कर रहा हूँ। तो भाई ये सारे बेनिफिट्स अगर आपको पाने आपको चाहिए तो उसके लिए देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत करके ही आप इन सब चीज़ों को हासिल कर पाओगे। तो आज की वीडियो में मेरे सिर्फ इतना ही था। अब आपसे मैं जाते जाते यही बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे पेज को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स को करने में, तो मैंने अपनी जो लिंक है, अपनी जो फर्स्ट वीडियो का लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके मेरी फर्स्ट वीडियो देख के स्टार्ट कर सकते हैं कोर्स को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।